हेलो एवरीवन। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है मेजरमेंट्स एंड यूनिट। ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है चैप्टर नंबर 1 की। चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेजरमेंट। ये पहली स्लाइड में हमारा दिया हुआ है कि मेजरमेंट क्या होता है। हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। में जो हमारा मेजरमेंट होता है, ये किस तरह की प्रोसेस होती है? मेजरमेंट एक प्रोसेस होती है हमारी कंपैरिजन की प्रोसेस। अच्छा, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। अब तुलना जो होती है ना, वो हमेशा होती है सिमिलर चीज़ों के बीच में। जैसे हम कुत्ते की तुलना कुत्ते से कर सकते हैं। हम मार्कर की तुलना किसी दूसरे मार्कर से, यानी इस मार्कर का कंपैरिजन जो है वो मैं किसी और मार्कर से कर सकता हूँ। पेन का कंपैरिजन पेन से कर सकते हैं। पेन का कंपैरिजन हम पेंसिल से नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम सेम क्वांटिटी का करते हैं। ये कंपैरिजन किसके लिए यूज़ होता है? सेम क्वांटिटी के लिए, सेम क्वांटिटीज़ के लिए। इसका मतलब है, हमें सपोज करो हमें हाथी की कंपैरिजन करनी है, तो मैं किससे करूँगा? एक दूसरे हाथी के साथ। सपोज करो मुझे टाइगर की कंपैरिजन करनी है, तो मैं किसके साथ करूँगा? एक दूसरे टाइगर के साथ। तो कंपैरिजन किस तरह से होती है? कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ के बीच में होती है। मैन की मैन से होगी और वुमेन की वुमेन से होगी, चाइल्ड की चाइल्ड से होगी। इस तरह से कंपैरिजन जो होती है, जैसे बाइक की बाइक से कंपैरिजन होगी, कार की कार से कंपैरिजन होगी। इसी तरह से अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स के अंदर होती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, जो हमने पहली वाली वीडियो के अंदर पढ़ी है। उनके टाइप्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, उनकी क्लासिफिकेशन के भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ फिजिक्स के अंदर जो हम मेजरमेंट करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट। तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब हम मेजरमेंट करेंगे, तो वहाँ पर जो हम एक सेकेंडरी क्वांटिटी यूज़ करेंगे, वो भी वही होनी चाहिए जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मुझे लेंथ को मेज़र करना है, तो मैं लेंथ से ही मेज़र कर सकता हूँ, या मुझे मास को मेज़र करना है, तो मैं किसी पर्टिकुलर मास से ही मेज़र कर सकता हूँ। और वो जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? यूनिट बोल देते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको बताया, ये बताया कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट एक कंपैरिजन की प्रोसेस होती है, और कंपैरिजन की प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? कंपैरिजन की प्रोसेस के अंदर हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज की आपस में कंपैरिजन करते हैं, या हम सेम ऑब्जेक्ट्स की आपस में कंपैरिजन करते हैं। अब मेजरमेंट करने के बाद हमें मिलता क्या है? मेजरमेंट किसका करेंगे हम फिजिक्स के अंदर? हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट। और उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगी यहाँ पर एक वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो तब हमें मिलती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और कंपैरिजन करना किससे होता है? कंपैरिजन करना होता है उसके यूनिट से। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब कंपैरिजन हम उसकी यूनिट से करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है हमारी, ये क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाती है हमारी प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम ये बता रहे होते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर उसकी जो यूनिट है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो कितनी बार आने वाला है, ये यूनिट कितनी बार इन्वॉल्व हुई है। इस बात के बारे में हम इसको यहाँ पर बताते हैं। कौन सी प्रोसेस के अंदर? मेजरमेंट की प्रोसेस के अंदर। तो ये एक बेसिक सा टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 1 का, जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि मेजर्ड वैल्यू या वैल्यू को मेजर करके बताओ। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ मेजरमेंट। ये बहुत बेसिक सा टॉपिक था। इसका एग्ज़ाम में आना या इसका नीट एग्ज़ाम में आना, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स। अब ये जो है, ये टॉपिक जो है हमारा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट्स क्या होती है? तो यूनिट्स होती हैं, हमको मेजरमेंट किसका करना है फिजिक्स के अंदर? हमें करना है फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट। ये इसको मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ। मेजरमेंट करना है हमको फिजिकल क्वांटिटीज का, तो इनका मेजरमेंट करना है मुझको। अब फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए मैं क्या लूंगा? इसी फिजिकल क्वांटिटी की एक मैं वैल्यू लूंगा, कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ वैल्यू लूंगा। फिर इस वैल्यू को मैं क्या कह दूंगा कि आज से यही स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसी को मैं क्या बोल दूंगा? मैं इसको बोल दूंगा स्टैंडर्ड वैल्यू। और इस एक स्टैंडर्ड वैल्यू को क्या दे दूंगा? कुछ एक नाम दे दूंगा। किसका नाम? कुछ है XYZ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। और फिर ये जो नेम होगा, ये इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसकी यूनिट।
तो डेफिनेशंस जो है इसकी, यूनिट की जो डेफिनेशन होती है बुक के अंदर कुछ इस तरह से दी हुई है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसकी एक सर्टेन वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू मान करके उसे कुछ नाम दे दिया जाता है, उसको कुछ नाम रख दिया जाता है, और इस नाम को ही, या ये जो बना है फाइनल रिजल्ट, इसको ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या बोल देते हैं कि यूनिट हो चुकी है। जैसे सपोज करो हम फर्स्ट टाइम लेंथ मेजर कर रहे हैं, और ये जो एक ब्लैक कलर का मार्कर है हमारा, ये पेन जो है, इसकी जो लेंथ है इसको मैं कह दूँ स्टार्टिंग में, बिल्कुल आज से कई सौ साल पहले की बात है, मैं ये बोल देता कि ये जो है 1 मीटर है, और तब से अगर मुझसे मैं इससे 2 बार ऐसे ऐसे करके मेजर कर देता तो कितना हो जाता 2 मीटर, 3 बार मेजर कर देता तो कितना आता 3 मीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हैं वो फिक्स्ड कर ली हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द मेजरमेंट जो किया है वो हमने उन्हीं से करना स्टार्ट कर दिया है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम ना कुछ लेंथ ही यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें 10 सेंटीमीटर लिखना है, या हमको 5 इंच या 6 इंच या 7 इंच ऐसे लिखना है, तो हम स्केल में उतनी ही लेंथ तक ड्रॉ करते हैं, उतनी ही लेंथ ड्रॉ करते हैं स्केल से मेजर करके। तो बेसिकली जिस चीज़ को हमें मेजर करना होता है, हम यूनिट भी उसी चीज़ को मानते हैं, उसके एक स्टैंडर्ड अमाउंट को मानते हैं। हम फिक्स्ड कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, या इतनी वैल्यू का नाम आज से ये है, और रेस्ट ऑफ द मेजरमेंट जो हम करने वाले हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की, हम इसी वैल्यू से करेंगे, इसी से उसको 2 बार मेजर करेंगे, इसी से उसको 3 बार मेजर करेंगे। तो यूनिट का 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऐसे वो वैल्यूज आती रहेगी, और हम ये बोलेंगे कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर दिया। इस तरह से होता है हमारा मेजरमेंट, और इस तरह से हमारी बनती है यूनिट्स। अब यूनिट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे यूनिट्स ऐसा नहीं होगा कि तुम ऐसे भी रैंडम कुछ भी बना दोगे। यूनिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती हैं? वो अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यूनिट तुमने अपने घर में बना ली है और बाकी लोग उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। या तुमने इंडिया के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो केवल वर्ल्ड में इंडिया में ही पाई जाती है, और तुमने उस चीज़ को यूनिट बना लिया है। अब बाकी लोग क्या करेंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है? तो इस तरह से हमें एक यूनिट जो बनाई जाती है वो एक ऐसी चीज़ को यूनिट मानते हैं जो क्या हो, जो कि अवेलेबल हो, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, ये इसका कन्वर्जन पॉसिबल होना चाहिए। कन्वर्जन से मतलब है जो यूनिट्स है वो आपस में रिलेट करनी चाहिए। अगर हम लेंथ की यूनिट को अपने आप से कुछ लेट कर रहे हैं, तो वो लेंथ की यूनिट जो है वो मास के साथ, टाइम के साथ, इनके साथ रिलेट करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एक यूनिट, सपोज करो हम एक यूनिट मानते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की मीटर में वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई जेड की किलोमीटर में वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई जेड की फीट में कितनी वैल्यू होगी। तो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स के साथ जो है ना, ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए। इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हमारी अलग अलग यूनिट्स के साथ। ये इनवेरिएबल होनी चाहिए। अब इनवेरिएबल का क्या मतलब है? इनवेरिएबल का मतलब होता है कि जो यूनिट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने किसी चीज़ को यूनिट कह दिया है, या हमने किसी सर्टेन अमाउंट को स्टैंडर्ड अमाउंट बोल करके उसका कुछ नाम रख दिया है, और हम उसको एज ए यूनिट ट्रीट करने वाले हैं, या हम उसको चाहते हैं कि हम उसको एज ए यूनिट ट्रीट करें, तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विंटर्स में उसकी वैल्यू कुछ और हो रही हो, समर में उसकी वैल्यू कुछ और ही हो रही है। ऐसा हो जाता है ना, कुछ चीज़ विंटर्स में अलग तरह से बिहेव करती हैं, समर्स में अलग तरह से बिहेव करती हैं। जो हमारा मॉइस्चर वगैरह होता है उससे वो चीज़ें बड़ी, छोटी, मोटी, पतली इस तरह से हो जाती हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा है उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को हम यूनिट नहीं मान सकते हैं। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है, इन केस सपोज करो हमसे कोई ये कह रहा है कि तुम बताओ हमसे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। अगर हमें कोई यूनिट जो है वो बनानी है, तो उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो मैं ये बोलूँगा कि वो अवेलेबल होनी चाहिए, उसके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने बनाई केवल हमारे पास ही है। वो उसका कन्वर्जन पॉसिबल होना चाहिए, यानी वो बाकी सब यूनिट्स में जो पहले से हमारी प्री एग्जिस्ट जो हमारी यूनिट्स होती हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, फुट का, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, और सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर वो जो है कन्वर्ट हो जानी चाहिए, उसका कन्वर्जन पॉसिबल होना चाहिए। थर्ड क्या है? थर्ड है इनवेरिएबल, वो बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि जगह जगह उसकी वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके चेंज होने पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पे जो अवेलेबल है, जो कन्वर्ट हो सकती है आपस में बाकी यूनिट्स के साथ, अच्छे से मैनेज की जा सकती है, और जो इनवेरिएबल है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को देखने के बाद ही हम किसी यूनिट को यूनिट बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हमें जो है यूनिट को सोचते हुए या कोई नई यूनिट बनाते हुए हम अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। देखो,
यूनिट्स को लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यूनिट्स कुछ का कुछ लिखते रहते हैं। तो यूनिट्स को लिखने के भी कुछ हमारे पर्टिकुलर रूल्स बनाए हुए हैं साइंटिस्ट ने, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो हमसे पहले स्कॉलर्स थे, जो हमसे पहले पढ़ने वाले जो बच्चे थे या टीचर्स थे या हमारे जो एल्डर्स थे, उन्होंने जो है ना यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे उन्होंने ये बोला हुआ है, कुछ रूल्स हैं। कैसा रूल्स है? एक रूल्स है हमारा कि जैसे कोई भी साइंटिस्ट का नाम होगा, उस लेटर को अगर हम नाम को अगर हम यूनिट बना रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे न्यूटन के लिए हम कैपिटल एन बना सकते हैं, वॉट के लिए हम कैपिटल डब्ल्यू बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो यूनिट्स है ये हमेशा किससे लिखी जाएंगी? हमारा कैपिटल लेटर से लिखी जाएंगी। और इनके अलावा अगर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है और वो कोई यूनिट है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही डिनोट की जाएगी। जैसे कि मीटर के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल एम, मीटर के लिए हम कभी भी कैपिटल एम यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल एस, सेकंड के लिए हम कभी भी कैपिटल एस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है तो एम्पियर के लिए हम ए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है और एम्पियर एक यूनिट भी होती है, तो यहाँ पर इस यूनिट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। वॉट एक साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट के नाम पर ही यूनिट है, तो इसलिए डब्ल्यू हम कैपिटल वाला यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। तो अगर यूनिट जो है किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी हुई है तो हम उस साइंटिस्ट के नाम का जो पहला लेटर है या यूनिट का जो पहला लेटर है उसको हम कैपिटल से शो करते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी यूनिट है तो हम हमेशा स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। एक बात तो ये है जो यूनिट्स को लिखते हुए हमें ध्यान देनी चाहिए। दूसरी बात, एक ही गलती करते हैं हम, जैसे हमें मीटर पर सेकंड लिखना हो तो हम लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, या हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना हो तो हम लिख देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों ही चीज़ें जो है ना ये लिखी हुई सही नहीं है। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग दोनों ही वैल्यूज़ क्या है, ये दोनों ही यूनिट्स जो लिखी हुई हैं ये दोनों यूनिट्स हमारी गलत लिखी हुई हैं। फिजिक्स इस बात को बोलती है कि यूनिट्स लिखते हुए हम कुछ भी स्पेशल साइन जो होते हैं, जैसे ये जो स्लैश का साइन है ना ये एक स्पेशल साइन में काउंट होता है, तो ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम डैश यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लिखते हैं न्यूटन मीटर, ऐसे न्यूटन मीटर, तो हम ये डैश जो है ना ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूनिट इस चीज़ को, यूनिट का जो लिखने का मेथड होता है ये हमें इस चीज़ के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जैसे हमें लिखना है मीटर पर सेकेंड तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा मीटर सेकेंड इनवर्स। हमें लिखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हमें लिखना पड़ेगा मीटर सेकंड माइनस 2, इस तरह से। या हमें लिखना है न्यूटन सेकंड इनवर्स तो मुझे लिखना पड़ेगा न्यूटन के लिए कैपिटल एन, सेकंड के लिए स्मॉल एस और माइनस के 1। ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड इनवर्स। इसके बीच में ऐसे डैश लगाना या इसको ऐसे लिखना, ये दोनों चीज़ें क्या है हमारी गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। जैसे कुलाम एक यूनिट होती है, कुलाम साइंटिस्ट का नाम है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल सी से। और कुलाम मीटर भी एक यूनिट होती है तो कुलाम मीटर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि सी और एम के बीच में डैश लगा दिया। हम सिंपली क्या लिखेंगे? ये गलत मेथड है। हम लिखेंगे कैपिटल सी क्योंकि कुलाम के लिए यूज होने वाला है जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है, और हम यूज करेंगे स्मॉल एम जो कि मीटर को डिनोट करेगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो सेंटीमीटर भी हो सकता है। नहीं, सेंटीमीटर जो होता है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं होता है, इसलिए उसका सी भी छोटा रहने वाला है और उसका एम भी छोटा रहने वाला है। तो दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज कूलम्ब मीटर। यहाँ पर डिफरेंस है। हालांकि मैं भी जो है न्यूमेरिकल करते हुए जो है इसी तरह से लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं। बट अगर कोई चैलेंज करने की बात करने लगे तो हाँ, तुम चैलेंज कर सकते हो यहाँ पर, ये ऐसे नहीं लिखी जाती है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती यूनिट्स को लिखने की। बट ये प्रैक्टिस में बनी हुई है तो लोग जो है या टीचर्स जो है स्टूडेंट्स की बात टीचर समझ लेते हैं, टीचर की बात स्टूडेंट समझ लेते हैं। बट ये ऐसा हो चुका है कि अब टीचर्स बताना भी बंद कर चुके हैं कि ऐसे नहीं लिखी जाती हैं। तो बताने का काम मेरा है। अब चाहो तो तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और चाहे तो बाकी जो एक्चुअल वे है हमारा लिखने का उसके अंदर तुम यूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। चलिए, तो हमें यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यहाँ पर मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि यूनिट्स के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मेनली होनी चाहिए, और मैंने कुछ रूल्स भी बताए हैं कि यूनिट्स को किस तरह से लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो इससे पहली वाली जो वीडियो है चैनल पर पड़ी हुई है उसके अंदर मैंने ये बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी होती हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। और उसमें जो मैंने सबसे पहला मेथड बताया था उसमें मैंने बताया था कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। कौन डिपेंड करती है और कौन डिपेंड नहीं करती है। तो उन्हीं चीज़ों के बेसिस पर मैं यहाँ पर जो यूनिट्स है इनको भी मैं क्लासीफाई करने वाला हूँ। तो सेम टू सेम जैसे वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ थी हमारी,
टोटल 3 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारे पास थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और हमारे पास थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ऐसे यहाँ पर भी जो यूनिट्स होती हैं उनके भी 3 टाइप्स होते हैं। तो इसमें से जो नंबर 1 टाइप है हमारा, उसको हम बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा क्या टाइप होता है हमारा? दूसरा टाइप है इसके अंदर ड्राइव्ड यूनिट्स, और थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इस तरह से तो ये 3, जैसे वहां पर फिजिकल क्वांटिटीज थी हमारी 3 टाइप्स की, ऐसी यहाँ पर क्या है हमारी यूनिट्स है 3 टाइप्स की। डेफिनेशन भी सेम पहले जैसी है, जैसे मैंने वहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया था, ऐसे ही यहाँ पर मैं फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करने वाला हूँ कि ऐसी यूनिट्स जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, वो होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। तो इनके बारे में जो खास बात है, जो पहली खास बात है उसके बारे में लिखते हैं। पहली खास बात क्या है इनके बारे में? पहली खास बात है कि ये इंडिपेंडेंट होती है। ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये डिपेंड नहीं करती हैं किसी और पर। या हम इनको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि फंडामेंटल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स को हम बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब वो जो क्वांटिटीज हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज भी बोल देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इनका दूसरा नाम भी होता है, और वो दूसरा नाम है हमारे पास बेस यूनिट्स। तो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उनका एक दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है उनका बेस यूनिट। कोई हमसे पूछेगा नंबर्स में कितनी होती हैं, तो देखो 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो हर एक के लिए एक एक यूनिट भी है। तो हमारे पास कितनी टोटल यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स? तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब हम देखते हैं उनके नाम क्या क्या है। तो नाम है, मैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने लिखवाई थी, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनके साथ मैं नाम लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है, एक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारी, वो होती है लेंथ, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मीटर। सेकंड होती है मास, और मास के लिए यूज़ करते हैं हम यूनिट केजी। थर्ड होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की होती है हमारे पास एम्पियर यूनिट। हालांकि इसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए था? केवल कैपिटल ए, एम्पियर के लिए। इसके बाद फोर्थ हम कह सकते हैं टाइम के लिए, जो टाइम है उसकी यूनिट होती है हमारे पास सेकंड। फिफ्थ है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर की होती है हमारे पास केल्विन। ये नाम सुना होगा तुमने, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए केल्विन के लिए हम कैपिटल के का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 6, ये है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की जो होती है वो होती है हमारी कैंडेला। और 7 और लास्ट वन थला फॉर ए रीजन, इसमें आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी होती है मोल। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि कितनी हमारे पास फंडामेंटल जो हमारी है फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। क्यों 7 होती हैं? क्योंकि 7 ही हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो हर एक क्वांटिटी के लिए, हमारी हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमने एक फंडामेंटल यूनिट को रिजर्व करके रखा हुआ है। तो हमसे कोई पूछता है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, तो हम बोलेंगे ऐसी यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोल देते हैं। इनको हम बेस यूनिट्स भी बोल देते हैं। और नंबर्स में कितनी होती है? नंबर्स में केवल 7 होती हैं। जैसे एक यूनिट हो गई हमारी मीटर, एक हो गई किलोग्राम, एक हो गई हमारे पास एम्पियर। फिर टाइम के लिए यूज़ करते हैं सेकंड का। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर जो होता है इसके लिए यूज़ करते हैं हम केल्विन का। जो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इसके लिए यूज़ करते हैं हम कैंडिला। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोल। ये MOL है, मोल। तो ये हमारी हो गई 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और इस तरफ जो मैंने लिखी है ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि मैं पहले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। इसके बाद सेम एज जैसे पहले मैंने ड्राइव नहीं पढ़ाया था, उसका हम क्या पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल के बाद हम क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल के बाद हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में क्या बात है? इनके बारे में सबसे खास बात क्या है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस, तो इन यूनिट्स के पास डायमेंशंस नहीं होती हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है।
फिजिक्स के अंदर ऐसा होगा कि अगर यूनिट है तो डायमेंशन भी होगी, बट ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है हमारी, यही ऐसी होती हैं कि इनकी जो डायमेंशन है वो हमको छोड़ के जा चुकी है किसी और के साथ, तो इनके पास अपनी डायमेंशन होती नहीं है। नंबर्स में कितनी होती हैं यूनिट्स? ये नंबर्स में केवल 2 होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं? एक होती है, पहले मैं जो सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ हैं उनको लिखूंगा, उसके बाद में उनकी यूनिट लिखूंगा। तो एक होती है हमारी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरी होती है हमारी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। तो रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, और जो सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट होती है हमारी स्टीरेडियन। अच्छा, प्लेन एंगल जो होता है ये बनता है 2D के अंदर, ये बात हमारी याद रखने वाली है। सॉलिड एंगल हमारा बनता है 3D के अंदर। तो सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जो 3 डायमेंशंस के बीच में बनता है, और प्लेन एंगल हमारा वो एंगल होता है जो 2 डायमेंशंस के बीच में बनता है। और केवल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो होती हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती हैं हमारी, वो डायमेंशनलेस यूनिट्स होती हैं हमारी। नंबर्स में केवल 2 होती हैं, कौन कौन सी? रेडियन और स्टेरेडियन। इन दोनों की, रेडियन और स्टेरेडियन की, दोनों में से किसी की भी डायमेंशन नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं ड्राइव यूनिट्स के अंदर। तो ड्राइव यूनिट्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि ये होती है डिपेंडेंट। किस पर डिपेंडेंट होती है? ये डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल पर। तो ड्राइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ये इन्हीं 7 से मिलकर बनी होती हैं, इधर जो 7 लिखा हुआ है। कभी कभी इन 2 का भी इन्वॉल्वमेंट आया था सप्लीमेंट्री के अंदर, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ डिपेंडेंट होती है। किस पर डिपेंडेंट होती है? ये डिपेंडेंट होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स पर, और ये डिपेंडेंट होती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर। कभी कभी सप्लीमेंट्री यूनिट्स का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फंडामेंटल यूनिट्स पर ही कंप्लीटली डिपेंड कर जाती हैं। कोई ये पूछने लगे कि इनका नंबर्स कितना होता है, तो नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाला हूँ। मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, जो कि लिखा हुआ गलत है, बट एक हैबिचुअल है, समझते हैं। अगर कोई इसको ऐसे कहने लगे क्या ये लिखा हुआ गलत है, हाँ ये लिखा हुआ गलत है। कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा इस तरह से, मीटर सेकंड इनवर्स, बट चल रहा है कंटिन्यूसली, मेरे टाइम से पहले से चल रहा है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक यूनिट हो गई। तो ये सब कैसी यूनिट हो गई? हमारी ड्राइव यूनिट हो गई। न्यूटन, NEWTN, न्यूटन हमारी किस तरह की यूनिट होती है? न्यूटन हमारी होती है ड्राइव यूनिट। न्यूटन भी कभी भी हम पूरा नहीं लिखते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। किसी भी यूनिट को कंप्लीट नहीं लिखा जाता है, उसका या तो पहला लेटर यूज़ करेंगे हम, वो कैपिटल में हो सकता है, वो स्मॉल में भी हो सकता है। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है तो हम कैपिटल लेटर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि न्यूटन, जूल, एम्पियर, कूलॉम, ये सब। और अगर वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो हम हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। यहाँ मैं केवल बताने के लिए, समझाने के लिए इसको पूरा लिख रहा हूँ। जूल जो होता है, ये भी एक किस तरह की हमारी यूनिट होती है? ये भी हमारी ड्राइव्ड यूनिट होती है, क्योंकि ये यूज़ करके बनती है फंडामेंटल यूनिट्स को। ओके, ऐसे न्यूटन भी जो है किससे बना हुआ होता है? हमारा फंडामेंटल यूनिट से ये हमारा बना हुआ होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने जो है क्लासीफाई किया हुआ है टाइप्स ऑफ यूनिट्स को। किस किस से? फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे और क्या है यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स भी होते हैं। कुछ सिस्टम केवल LV यादव का नहीं रहा, सिस्टम जो है वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है। फिजिक्स के अंदर भी सिस्टम होते हैं, ऐसे जो हमारे यूनिट्स हैं इनके भी क्या होते हैं? कुछ सिस्टम्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। यूनिट्स के होते हैं हमारे 4 सिस्टम। पहला होता है MKS, और जो दूसरा है वो है CGS, तीसरा वाला है हमारे पास FPS, और फोर्थ वाला जो है वो है SI। अब इनके बारे में देखते हैं कि इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये 9th का टॉपिक है, पर यह है कि गिवन है क्लास 12th के अंदर, तो कराया जा रहा है। MKS की फुल फॉर्म होती है हमारी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। CGS की क्या होती है? ये होती है हमारी सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड। FPS की क्या होती है? ये होती है फुट, पाउंड और सेकंड। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI वाला जो है इसके बारे में बात थोड़ी लेट से करेंगे। अभी फिलहाल इसको देखते हैं। MKS की फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS की फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फुट पाउंड सेकंड। अब ये तो 9th क्लास की बात होगी, और इससे और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो मीटर है ये किस चीज़ की यूनिट है, यानी यहाँ जो स्टार्टिंग में हम मेजर कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्सन है, ये पोर्सन करता है हमारा लेंथ को मेजर।
ये पोर्शन जो होता है ये करता है मास को मेजर, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन मेजर करता है टाइम को। तो हमसे कोई ये पूछेगा कि एम के सिस्टम के अंदर लेंथ बताओ किस में मेजर होती है, तो हम उसको बोलेंगे मीटर के अंदर। हमसे कोई बोलता है सी जी एस के अंदर ये बताओ मास किस में मेजर होता है, तो सी जी एस के अंदर मास किस में होता है, ग्राम में होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ग्राम। हमसे कोई पूछेगा कि एफ पी एस जो होता है, फुट पाउंड सेकंड जो सिस्टम होता है, उसके अंदर ये बताओ लेंथ किस में मेजर होती है, तो उसको बोलेंगे लेंथ मेजर होती है फुट के अंदर। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं, ये तो हो चुका है 9th क्लास का। अब और कैसे कैसे आएगा, इसके कुछ अलग नाम होते हैं। नाम क्या होते हैं, जैसे एमकेएस जो है ना, इसको मैं कह सकता हूं कि ये हमारा मैट्रिक सिस्टम, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि ये हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोल देते हैं, इसको हम इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। और हम इंडियंस जो हैं वो एमके सिस्टम पर ही वर्क करते हैं। हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, हम इन्हीं में डील करते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा सीजीएस वाला। सीजीएस को हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, या फिर इसको हम गॉस सिस्टम भी बोल देते हैं, गॉस सिस्टम, गॉस सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। तो ये इनके अलग अलग से नाम है। ऐसी एफपीएस को हम बोल देते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। तो अब हमसे कोई भी ऐसा नहीं पूछेगा कि एम के सिस्टम में बताओ लेंथ किस में मेजर होती है, वो हमसे बोलेगा इंजीनियरिंग सिस्टम, या फिर जिसको मैट्रिक सिस्टम भी बोल देते हैं, उसके अंदर बताओ लेंथ किस में मेजर होती है। तो पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैट्रिक सिस्टम किसको बोलते हैं। ये हम बोलते हैं किसको, एम वाले को। और एम में लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में। इसका मतलब है इंजीनियरिंग और मैट्रिक सिस्टम जो है उसके अंदर लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। ऐसे ही वो हमसे कह सकता है कि गॉस सिस्टम के अंदर, गॉस सिस्टम के अंदर बताओ हम मास किससे मेजर करते हैं। तो गॉस सिस्टम कौन सा होता है, सीजीएस वाला होता है। और सीजीएस के अंदर हम मास किस में मेजर कर रहे हैं, सीजीएस के अंदर हम मास मेजर कर रहे हैं ग्राम के अंदर। ऐसी सेम फॉर एफपीएस, एफपीएस होता है फुट पाउंड सेकंड, और इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोल देते हैं। तो ये इनके एक्स्ट्रा नाम थे जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इधर वाला जो खेल है ये इतना, ये तो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो नया क्या है गेम में नया है ये चीजें। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर सेम यूनिट रखती है। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, टाइम तीनों जगह सेकंड में ही मेजर हो रहा है। इसका मतलब टाइम वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर किससे मेजर की जाती है, ऑलवेज, वो ऑलवेज मेजर की जाती है सेकंड से, यानी उसकी एक ही यूनिट है सेकंड। वो हर जगह, चाहे वो एफपीएस हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो, तीनों जगह किस में मेजर की जाएगी, सेकंड्स के अंदर ही वो मेजर की जाएगी। इसके बाद हमारा फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट आता है जो कि हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर क्या है, देखो ये तो सबने अलग अलग बना लिया, ये हम यूज करते हैं, ये फ्रांस में यूज होता है, ये ब्रिटिश में एफपीएस यूज होता है। तो एक ऐसा भी तो सिस्टम होना चाहिए जिससे हम ये जितना भी वर्ड है वो एक जगह कनेक्ट हो पाए। जो फ्रांस में लिखी हुई बुक्स हैं वो हम पढ़ पाएँ, जो हमारी लिखी हुई बुक्स है वो फ्रांस में पढ़ाई जा सकें। तो ऐसा, या फिर जो रिसर्च यहाँ पर चल रही है वहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर के आ रही हैं, वो जिन यूनिट्स में आ रही हैं सेम चीज़ ऐसे फ्रांस में भी आए। ऐसा ना हो कि फ्रांस का जो स्कॉलर है वो सेम कैलकुलेशन अलग यूनिट्स के साथ कर रहा है, हम जो है उसी सेम टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं अलग एक यूनिट्स के साथ। तो उससे तो जो रीडिंग्स आने वाली है, हमारी फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है वो डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। तो इसलिए हमने एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने किया कि जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं, ये 9 को कंबाइन करके बनाया गया। और कब बनाया गया, 1971 में बनाया गया। ये क्वेश्चन है कब बनाया गया है, 1971 के अंदर बनाया गया है। अगर तुम एमटीजी की बुक उठाओगे पहले चैप्टर में, पहले उस पर, ठीक है, लेफ्ट ये पड़ेगा शायद लेफ्ट हैंड के पेपर पर, ठीक। तो ऐसा ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो 1971 में बनाया गया है। और ये कैसे बनाया गया है, इसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स ली और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ली। जो 7 मैंने अभी पीछे बताई थी और 2 इधर जो बताई थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उन दोनों को कंबाइन करके 9 यूनिट्स का एक कलेक्शन बनाया गया जिसको बोला गया कि ये रहेगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये इस स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने तरह के होते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं और चारों तरह के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ी है, पहले उसको समझ लेते हैं। सपोज करो मुझे लिखना है 1 के आगे 1 2 3 0। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब कोई भी आदमी, अंधा आदमी भी देख करके बता देगा कि सबसे आसान क्या पढ़ा है, सबसे आसान लिखना पड़ा है ये। इसमें टाइम और स्पेस और मार्कर तीनों चीजें लगी हैं। ये उससे थोड़ा शॉर्ट है और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो प्रीफिक्सेस की जो ज़रूरत है ना, वो इसी शॉर्टनेस को लेकर आने के लिए की गई है कि इतनी बड़ी वैल्यू ना लिख करके हम कुछ छोटा सा लिख दें जिसका मीनिंग भी सेम हो। ये तुम ऐसे कह सकते हो कि प्रीफिक्सेस जो बनाए गए हैं वो साइंटिस्टों ने बनाए हैं अपनी व्हाट्सएप चैट के लिए। जैसे हम गुड मॉर्निंग को GM लिख देते हैं, स्वीट ड्रीम्स को हम लिख देते हैं HD, ठीक है ना, और कुछ लिख देते हैं ILU, इस तरह से। तो ऐसे ही जो है ना, हमने जो ये तो हम लोगों ने, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उन्होंने बनाई है व्हाट्सएप की शॉर्ट ट्रिक्स, TTYL, टॉक टू यू लेटर, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना, साइंटिस्टों ने अपने लिए चीज़ें बनाई है। कैसे बनाई है उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि भाई अगर 1 के आगे ऐसे 6 टाइम्स जीरो लगाने हो ना मुझको, तो मैं 6 टाइम्स जीरो लगा के नहीं लिखूंगा, या तो मैं उसको लिख दूंगा 10⁻6, या मैं उसको बोल दूंगा क्या चीज़, m, इस तरह से। तो ये शॉर्ट हो गया, केवल m लिखेंगे, और जैसे ही एक साइंटिस्ट m लिखेगा, दूसरे को पता चल जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है, 10⁻6 की बात हो रही है। दैट मीन्स 1 के आगे 6 टाइम्स जीरो की बात हो रही है। तो प्रीफिक्सेस का यूज ये होता है। क्या प्रीफिक्सेस ऐसे जीरो के लिए यूज होते हैं? नहीं, ये पॉइंट्स में भी यूज होते हैं। तो प्रीफिक्सेस का जो यूज करने का मेन एम है, वो है किसी भी यूनिट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना, कई टाइम्स इंक्रीज कर देना या फिर कई टाइम्स डिक्रीज कर देना, इसलिए यूज होते हैं हमारे प्रीफिक्सेस। अब ये होते कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। तो वैसे तो काफी सारे हैं, बट हमें जो पढ़ने हैं हम अपना देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। हमें स्टार्ट करना है टेरा से। टेरा के बाद आता है गीगा, गीगा के बाद आता है मेगा, मेगा के बाद आता है किलो, किलो के बाद आता है हेक्टो, हेक्टो के बाद आता है डेका, डेका फिर डैश, फिर आता है डेसी, फिर आता है सेंटी, फिर आता है मिली, फिर आता है माइक्रो, फिर आता है नैनो, और फिर आता है हमारा पीको। अभी क्या अजीबो गरीब से नाम है, देख लेते हैं। ये जो टेरा लिखा हुआ है ना, जो वर्ड हमारा लिखा हुआ है टेरा, अब टेरा का मतलब क्या होता है? टेरा का मतलब होता है, कहीं पर भी अगर 10⁻12 लिखना है ना, तो उसकी जगह मैं केवल टेरा लिख सकता हूँ। साइंटिफिक लैंग्वेज में टेरा का मतलब कितना होता है? 10⁻12। कैसे 12? प्लस के 12। गीगा का मतलब होता है 10⁻9। तो कहीं अगर मुझे 1 के आगे 9 जीरो इंसर्ट करने हैं ना, 10⁻9 लिखना है, तो वहां मैं केवल क्या बता सकता हूँ कि गीगा। तो गीगा का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻9 हो जाएगा। ऐसे ही मेगा के अंदर होते हैं 10⁻6, किलो में होते हैं 10⁻3, हेक्टो में होते हैं 10⁻2, और डेका में होते हैं 10⁻1। इसके बाद ये एक डैश लगा हुआ है, स्पेस है थोड़ा सा। डेसी में होते हैं 10⁻1, सेंटी में होते हैं 10⁻2, मिली में होते हैं 10⁻3, माइक्रो में होते हैं 10⁻6, नैनो में होते हैं 10⁻9, और पीको में होते हैं 10⁻12। ये वैल्यूज होती हैं। तो हमें ये याद रखनी है कि टेरा का मतलब कितना होता है, मेगा का मतलब कितना होता है, गीगा का मतलब कितना होता है। कहीं पर गीगा लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? 10⁻9 से है। कहीं पर टेरा लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? 10⁻12 से है। कहीं पर नैनो लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? 10⁻9 से है। कहीं पर लिखा हुआ है माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है हमारा? 10⁻6 होता है। अब याद करने का क्या तरीका है? याद करने का तरीका है, अगर तुम गौर से ऑब्जर्व करो इसमें, तो देखो 12, 3 कम होके क्या हुआ? 9, फिर 3 कम होके क्या हुआ? 6, फिर 3 कम करके क्या हुआ? 3, फिर 3 2 1, उसके बाद 1 2 3, और 3 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। तो तुम्हें बस इधर का सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे याद करना है? एक गाने की तरह याद कर लेना। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। हम पिको से भी आगे तक होते हैं, इससे भी ऊपर तक होते हैं, यक्टा, एक्सा तक होते हैं। जो हमारे काम के हैं वो यही हैं। और इसमें से मेजरली कौन से काम के हमारे? हमारे काम के हैं टेरा से किलो तक। फिर हेक्टो यूज नहीं होता है हमारा, डेका यूज नहीं होता है, डेसी भी यूज नहीं होता है। फिर हमारा यूज होना स्टार्ट होता है सेंटी से। तो जब ये यूज नहीं होते हैं, ये इतना पोर्शन अगर यूज नहीं होता है, तो ये हमने लिखा क्यों है? ये हमने इस वजह से लिखा है ताकि हमारा जो ये पावर्स का जो सीक्वेंस है ना, ये बना रहे। अगर ये सीक्वेंस बना रहेगा, ये बीच में ब्रेक नहीं होगा, तो याद करना जो है या याद रखना जो है वो आसान रहेगा। तो पैटर्न समझेंगे। 12, 3 कम किया 9, 3 कम किया 6, 3 कम किया 3, उसके बाद 3 2 1, उसके बाद 1 2 3, 3 ऐड किया 6, 3 ऐड किया 9, और 3 ऐड किया 12। इधर का क्या है? टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेसी, ठीक है ना। ये हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इसके बाद फेम्टो आता है, फिर एक्टो आता है, इस तरह से चलते चले जाते हैं। बट लेकिन हमें जो याद करनी है वो इतनी याद करनी है। ओके। अब इसके बाद
ये लिखने में और ये लिखने में तो कुछ अंतर ही नहीं है, यहाँ भी 4 लेटर लिखने हैं, यहाँ भी 4 चीज़ें लिखनी है, तो फिर वो क्यों लिख रहे हैं टेरा, गीगा और मेगा। तो इसके लिए भी क्या करा साइंटिस्टों ने, इसको और शॉर्ट किया। कितना शॉर्ट किया? उन्होंने बोला कि टेरा के लिए टेरा मत लिखो, केवल कैपिटल टी बना दो। गीगा के लिए गीगा पूरा मत लिखो, केवल कैपिटल जी बना दो। मेगा के लिए भी केवल क्या, कैपिटल एम। किलो के लिए स्मॉल के का यूज़ किया गया। अच्छा, हेक्टो डेका डेसी तो यूज़ नहीं होने। सेंटी के लिए स्मॉल सी, मिली के लिए स्मॉल एम, माइक्रो के लिए ये ऐसे, यू की एक टांग बड़ी एक टांग छोटी, नैनो के लिए स्मॉल एम, स्मॉल एन ये, और पीको के लिए स्मॉल पी। तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे तुम कि जो छोटी यूनिट्स हैं, जो सिग्निफिकेंटली माइनस पावर में आ रही है हमारी, और यूनिट्स को बहुत ज़्यादा छोटा करने वाली हैं, कई टाइम छोटा करने वाली हैं, तो उनके सब लेटर्स कैसे हैं, छोटे। और जो पावर हमारी पॉजिटिव वाली है, उनके सबके लेटर्स कैसे हैं, बड़े। तो अगर मैं कहीं ऐसा लिख देता हूँ हाथी, तो इसका मतलब है एक हाथी। और जैसे मैंने इसके आगे लगाया टी, टेरा हाथी, तो टेरा हाथी का मतलब हो गया 10⁻12 हाथी। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि टॉफ़ी, या टॉफ़ी छोड़ो, बाइक बोल रहा हूँ मैं, बाइक, और मैंने बाइक के आगे यूज़ कर दिया इस तरह से जी, गीगा बाइक, तो गीगा बाइक का मतलब हो जाएगा हमारे पास 10⁻, गीगा में कितने होते हैं, 9 पावर, 9 बाइक, यानी मैं इतनी बाइकों की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम मीटर लिखते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल मीटर। लेकिन अगर इसके आगे मैं के ऐड कर दूँ तो ये हो जाता है किलोमीटर, और किलो में कितना होता है 10⁻3, तो किलोमीटर में कितना होता है 10⁻3 मीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर। इस तरह से होता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर। अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना कि कैसे हम जो है प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे, क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि ये नाम तुमने सुने होंगे सब। अब तुमने पूरा न्यूमेरिकल सीख लिया है, तुमको फॉर्मूला याद है, बट तुमको प्रीफिक्सेस की वैल्यू नहीं पता है, तो फिर कहाँ से क्वेश्चन होगा, फिर तो वैल्यूज़ गलत आएंगी, फिर तुम पावर ही सॉल्व नहीं कर पाओगे कि कितनी पावर आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो है, ये आज की वीडियो का मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए लास्ट में रखा गया है स्लाइड में, ताकि जाते जाते जो है ना कुछ अच्छा मिल जाए तुमको। तो आज के लिए जो है हमारा इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने वाला है। इसके बाद किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे हम, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमारा डायमेंशन एनालिसिस है, और एक टॉपिक एरर वाला आता है। तो हम कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हम सीक्वेंस के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो करते रहें। एग्जाम से पहले जो नीट एग्जाम होगा, ये जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स होंगे, उससे पहले पहले हम जितना भी कवर कर सकते हो हम कर लें। फिर आगे नेक्स्ट ईयर पड़ा हुआ है, आगे के लिए करने के लिए जो बच्चे 11th में वो 11th का पढ़ो, उसके बाद 12th की वीडियो भी आनी स्टार्ट होंगी कुछ दिनों में। कुछ प्रैक्टिस सेक्शन भी जो है वो लगाऊंगा मैं यहाँ पर, कि 5 क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कराऊँ। ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं, पर छोटी छोटी वीडियो जो है मैं बनाने की कोशिश करूँगा जैसे भी टाइम मिलता है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।